अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ IMF को बेल आउट पैकेज के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ साल 2022-23 का बजट भी आ गया है। ऐसे में मुश्किल फैसले लेना हुकूमत के लिए नागुज़ीर था। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों को पहले ही बढ़ाया जा चुका है और पेट्रोल की वजह से खाने पीने की अशिया से लेकर घरेलू इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी हो गई है। इस बार के बजट को लेकर आवाम तो कन्फ्यूज हैं कि पहले से महंगाई में रियायतें दी गई हैं या मजीद बोझ डाला गया है। जहां आवाम कंफ्यूज नहीं है वो ये है कि बजट में IMF वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि सब्सिडीज़ 1500 अरब से कम करके 700 अरब रुपए पर ये हुकूमत ले आई है और IMF भी यही चाहता था। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने किसी लगी लिपटी के बगैर ये वाज़ेह किया कि पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होगा। अगर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना होंगी। क्या कहा वज़ीर ख़जाना साहब ने, ज़रा देखिए। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने किए। 4.25 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के खिलाफ के खुद मुआहदा करा था इन्होंने। बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। एक तरफ नाज़रीन हुकूमत बजट को बहुत अच्छा कह रही है तो दूसरी तरफ लेवी बढ़ाने और सब्सिडी के खात्मे की खबर सुनाकर आवाम को डरा भी रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कीमत में इजाफा होने से हर तरह का किराया बढ़ जाता है, जिसे फिर प्रोडक्ट की कीमत में शामिल करके किया जाता है और ऐसे फिर महंगाई बढ़ जाती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, जो हर ऑपोजिशन जो है वो करती है। साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई तो मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करनी है और 30 रुपए की लेवी भी लगानी है, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है 13.84 CPI। जैसे 60 रुपए का इम्पैक्ट आया तेल की और डीजल की प्राइसेस पे, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 24 पे चली गई है। अब 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। जो मराद दी थी हमने इंडस्ट्री को वो ये वापस ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके उसके बावजूद ये समझ रहे हैं कि 7.1 बनेगी, तो वो 7.1% नहीं होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोलर पैनल पर रियायत देने और सब्सिडी का देने का जो फैसला है ये अपनी जगह अच्छा है, मगर बैरून मुल्क से मोबाइल मंगवाने, 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों और कई चीज़ों पर टैक्स आयद करने के साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है इससे टैक्स की वसूली और गेन टैक्स की शरह में इजाफा भी यकीनन अवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। बजट अच्छा है या नहीं, इसका फैसला इन अदाद शुमार पर मुनहसर है कि मौजूदा हालात में रोज़मर्रा अशिया और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी कितनी सस्ती हुई हैं। यानी अगर आवाम के ट्रांसपोर्ट का किराया कम नहीं होता, आटा, घी और चीनी सस्ती नहीं हुई, दाल, सब्जी और नमक मिर्च के रेट कम नहीं हुए, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें कम नहीं हुई, ना ही घर बनाने का किसी का अपना ख्वाब पूरा हुआ है, तो अवाम बजट को अच्छा और मुनासिब कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे कि ये अवाम दोस्त बजट है? मौजूदा हुकूमत जहाँ मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी हुई है, वहाँ महंगाई की कदर में इजाफा होने से ज़ाहिर आवाम में भी अब गम और गुस्सा तो है। अब ये हुकूमत पर मुनहसर है कि IMF की शराइत के सामने ढेर होकर आवाम को टैक्सेस के बोझ तले कुचलना है या फिर महंगाई के मारे आवाम को भी कुछ रिलीफ देना है। महंगाई की बढ़ती या घटती शरह ही हुकूमत की आवाम में मकबूलियत का जो ग्राफ है इसकी तनाजुली या तरक्की का फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ ने तो इस बजट को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। मैं बात करूँगी, मुझे अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, हमारे लिए तो चीज़ बड़ी नॉर्मल है कि जब भी बजट पेश होता है, जो उस वक्त की ऑपोजिशन होती है वो हुकूमत के बजट को बिल्कुल ज़ाहिर रखा। मैंने तो नहीं देखा कि कभी किसी ऑपोजिशन ने हुकूमत के बजट को एक्सेप्ट भी किया हो या कहा हो, तालियां बजाई होंगे, वाह वाह बहुत अच्छा बजट है। लेकिन मौजूदा हालात में किस तरह का बजट हो सकता था, कैसे ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती थी? इन्हें आए हुए तो अभी 2 महीने हुए हैं, पिछले 3.5-4 सालों से मईशत आप लोगों ने चलाई है, IMF के पास आप भी गए, शराइत आपने भी मानी, वही काम ये कर रहे हैं। ऐसा क्या आप लोगों ने करना था जो ये नहीं कर पा रहे? अली साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बजट बनाना इनका मैंडेट नहीं था, ना इनको हुकूमत का मैंडेट मिला था। ये शब खून मार के आए हैं, रात को डाका मार के पहुंचे हैं ये लोग। इम्पोर्टेड रजीम है, घुस बैठी हैं, तो इनका तो मैंडेट नहीं था। जो जिस काम के लिए आए ये कर गए हैं, अब ये और टाइम लगा रहे हैं। देखें, इनको जब यहाँ प्लांट किया गया है बैठा साहब की हुकूमत को खत्म करने के लिए यूज में ये सारे, इनका अपने उसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या था? इनका इंटरेस्ट था कि नैब को उतना उसको कमजोर कर दिया जाए और लॉज में इतनी चेंज ले आए जाए कि इन पे जो करप्शन के केसेस थे वो या खत्म हो या इतने वीक हो जाए कि उसके प्रूव होने का कोई चांस ना बने। तो उस काम में तो कामयाब हो गए हैं, नैब लॉज ये पास कर गए। अब ये वो काम करने जा रहे जिसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए तैयार नहीं थे। आप माशाल्लाह माहिर रैंक करें, लेकिन आपको अगर ये कह दिया जाए कि कल आपका सीएसएस का पर्चा है तो आप कहेंगी कि पहले मुझे बता देते, मैं तैयार होकर आती। तो ये तैयार नहीं थे इस काम के लिए। 3-4 इन पे बड़े मेरे सवाल है। देखिए, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, नीदर आर यू, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, आप एनालिस्ट हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, साथ में एक छोटा मोटा वकील भी हूँ। और ये मेरा 9वां साल है पार्लियामेंट में, बल्कि अब तो पार्लियामेंट में मैं नहीं हूँ, लेकिन 9 बजट को मैं देख चुका हूँ। मैं पहली बात मेरी इनसे ये, देखें आपका काम ये जो रूटीन के अदाद शुमार है ना, हम कहेंगे ये इसमें जनाब डेफिसिट इतना हो गया, वो कहेंगे जनाब इतना हो गया, तो जनाब इतना लगाना चाहिए लेवी, वो कहेंगे उतना। मुझे 3-4 बातों का जवाब दें। ये इम्पोर्टेड रजीम, सबसे पहली बात यह है कि जो बिलावल जरदारी साहब कहते थे कि PTIMF, अब क्या IMF से निकल गए? आपको तो पहला काम ये करना चाहिए कि IMF के चुंगल से इस कौम को निकालते। हम जब पहले नहीं जा रहे थे, जब हमारी हुकूमत आई, कह रहे थे क्यों नहीं जा रहे, जब मजबूरी के आलम में जाना पड़ा फिर कहा कि PTIMF है। तो अब मुझे बिलावल साहब, शहबाज साहब और इनके मिफ्ता भाई ये मुझे बताएं क्यों नहीं IMF से निकल गए, ये क्यों नहीं उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी? अगर यही करना था तो फिर क्यों आए? वो तो हम कर ही रहे थे और उनसे बेहतर कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये IMF के कहने पे जाहिर है, IMF की शराइत सुन लेना अली साहब, ये सुन लेना। आज जो वजीर खजाना साहब ने कहा कि पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा, डीजल अभी मजीद महंगा होगा, जाहिर है ये IMF की शराइत हैं। आपने जो अपने इंडिकेटर्स हैं, आपने जो अपने टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना है। अगर आप लोग भी होते तो आज यही हालात होते, पेट्रोल इतना ही महंगा होता, डीजल इतना ही महंगा होता। IMF के पास आप भी गए थे, ये भी IMF की सुन रहे हैं। देखें शाजिया जीशान साहिबा, बात ये है नहीं जो आप कर रही हैं। देखें, हम IMF में इसलिए गए कि इनके करतूतों की वजह से गए। IMF में जाके हमने उनके एक्सट्रीम मेजर्स के सामने खड़े हो गए। रियलिस्टिक बात ये है अली मोहम्मद खान साहब, 2013 से लेकर 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, ये लोग IMF में गए थे, जाहिर है सारे प्रोग्राम्स IMF के तहत ही चल रहे थे। आप लोग उस वक्त तनकीद करते थे, आप लोग हुकूमत में आए तो ये लोग तनकीद करते थे। अब ये लोग IMF में गए हैं, आप लोग तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल में इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन IMF के पास जाता है तो कौन उस पर तनकीद करता है। बात यह है कि IMF के किन फैसलों को मानकर आप आवाम को मुश्किलात में डालते हैं या आवाम को रिलीफ देते हैं। ये तो फिर एक सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है कि जो अपोजिशन में होता है वो तनकीद करता है, कल वो जब वो हुकूमत में होता है, मतलब कि हुकूमत में होते हैं सब कुछ हलाल हो जाता है, अपोजिशन में होते हैं सब कुछ हराम हो जाता है। मतलब कि इस बात से हटकर हमें आगे चलना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के तहत आप आवाम को दे क्या रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो इस बहस में जा ही नहीं रहा कि IMF में जाना अच्छा था या बुरा था। वो तो हम चले गए, इन्होंने कौम को 3-4 झूठ बोले कि IMF के पास ही लोग गए, ये IMF की शराइत मान रहे हैं, उनके कहने पे महंगाई कर रहे हैं, हम आपको IMF से छुटकारा दिलाएंगे। अब दिलाएं छुटकारा, आ गए, अब आप बैठ गए। दूसरा, महंगाई, मुझे अब ये बताएं कि बिलावल साहब महंगाई के खिलाफ लाड़काने में मार्च करेंगे, नोडेरो में, और मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खान में मार्च करेंगे। अब आप लोगों की बारी है मार्च करने की सर। और मरियम साहिबा जो है वो महंगाई के खिलाफ हमदा शहबाज के साथ मिलके उन्होंने रायविंड में मार्च करना है या उन्हें मॉडल टाउन में करना है। देखें, ये 3-4 बातें करके आए थे कि जनाब महंगाई है, महंगाई के खिलाफ मार्च करके आए, हमारे से डबल ट्रिपल महंगाई कर दी और लोड शेडिंग के खिलाफ ये बात करते थे। अब आज की लोड शेडिंग देखें और पिछले साल इन दिनों की निकाल के मुझे बताएं, मैक्सिमम 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं होती थी। अब आपकी सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। तो देखें, ये इस काम के लिए चलिए आप बता दें, जाहिर अपनी हुकूमत के खिलाफ तो कोई मार्च नहीं करेगा ना। आप लोग मार्च कब कर रहे हैं? क्यों नहीं? बड़ी महंगाई है, अवाम दुश्मन बजट है, आप लोग मार्च कब करने जा रहे हैं?
महंगाई के खिलाफ मार्च इनने किया था ना। हाँ, अब किसके खिलाफ मार्च करेंगे ये लोग? तो वही तो कह रही हूँ, अपनी हुकूमत के खिलाफ कौन मार्च करता है? कोई नहीं करता ना। आप लोगों को करना चाहिए ना ये मार्च। अब देखें अब इस तमाम दलदल से निकलने का एक ही हल है, जनरल इलेक्शन कॉल हो, बेशक ये लोग आए। देखें, आप जब एक प्रॉपर प्रोसीजर से आते हैं, आपकी टीमें तैयार होती हैं, आपने अपना होमवर्क किया होता है। इनका होमवर्क ही नहीं है, इनका एक ही काम में होमवर्क था, वो कर गए, वो दिन दहाड़े कर गए, हम सबकी जेबें मार गए। ये जो नैब लॉज में ये रिफॉर्म कर गए, ये बेसिकली मुल्जिम को काजी की कुर्सी पे बैठा गए। दैट वाज व्हाट दे हैड कम फॉर। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट पे हक डाला, क्योंकि उनको समझ लगती थी कि इमरान खान को वोट करेंगे, वो कर दिया। और अभी जो ये हल्का बंदियों में बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस हो रही है, लोगों के वोट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अली साहब, आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, से पहले रिक कर दिया जाए। ये आप लोगों की जमात के लोग बहुत से बातें कर रहे हैं कि हुकूमत महीना 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। क्या आप लोगों को कहीं से ये श्योरिटी दी जा रही है, यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं, कोई ग्रीन सिग्नल आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि महीना 2 महीने सब्र कर लें, ये लोग जाने वाले हैं? देखें, सिग्नल तो सबसे बड़ा अवाम है। आज आप अवाम में चली जाएं और पूछ लें जरा इनसे। अब आप पूछना चाहिए ना सबको कि महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। हमारे बारे में तो सब जो है माइक लेके चले जाते थे, अब जाके पूछे सारे कि क्या ख्याल है। अवाम जवाब देगी आपको कि अवाम इनको मजीद कितना अरसा बर्दाश्त कर सकती है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका ख्याल था कि मैं वो पंजाब स्ट्रीट का जो सर्कस चलाते थे लाहौर में, वो करूंगा लंबे बूट पहन के। इधर लंबे बूट पहन के वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं चलता भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, आप तो वाकई सही वाले मेहमान हो गए। आपने लगता है प्रोग्राम्स में आने की जो अपनी रेशियो है वो कम कर दी है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? मैं बजट पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं, हमारे भी ख्याल में ये है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा के करीबी लोग हैं, उनको ना तो मिनिस्ट्रीज़ मिली, ना उनको कुछ दिया गया, शायद वो नाराज़गी में साइड पे बैठे हुए हैं। किस हद तक सच्चाई है इस बात में ज़ुबैर साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है मरीम नवाज और कैंप कोई वो डिफरेंट कैंप है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज़ाहिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और वो आपको पता है कि जैसे कप्तान होता है वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम को जिसको समझते हैं कि मेरिट पर पूरा उतरते हैं या उन्होंने इनफ सेक्रीफाइसेस की भी हैं और दोनों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन है और वक्त के हिसाब से वो ज्यादा मुनासिब है, तो और इसको हम कबूल करते हैं। जाहिर है इसमें कोई लड़ने की तो बात है। ठीक है, अब ज़रा बजट पे बात करते हैं। ज़ुबैर साहब, आज इमरान खान साहब ने कुछ एंकर से मुलाकात की और ये कहा कि जिस तरह का बजट दिया गया है इस हुकूमत ने 1.5 महीने से ज़्यादा चलना नहीं है, ये मामलात ऐसे चलने नहीं है, ख़ुद ही आप लोगों ने हुकूमत छोड़ देनी है। क्या वाकई आप लोग समझते हैं कि इतना प्रेशर है, इतना लिंगर ऑन करना, मामलात को इस तरह से चलाना वाकई इतना मुश्किल हो चुका है कि आप लोग थक के फैसला कर लें भाई हमसे इकोनॉमी नहीं संभल रही है, हम तो 3.5-4 साल नहीं चला रहे थे, 2 महीनों में ये हाल हो गया, हमें अगले 1 साल क्या करेंगे? इतने बेवकूफ तो हम नहीं हैं और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जी अगर हमने छोड़ना होता तो हम इतने मुश्किल फैसले क्यों करते और फिर अनाउंस करते कि जी असेंबली को डिसॉल्व करके अब आपके पास है, फिर हम मुश्किल फैसले ही ना करते, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते, गैस की कीमत बढ़ाने का ऐलान ना करते, बिजली की कीमत एंड सो ऑन। बजट में जो जाहिर है जो भी चीजें की गई हैं तो हम तो आसान सा बजट दे देते, ना कोई मुश्किल फैसले करते और फिर देखते कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो बोझ संभाले और उसके बाद इलेक्शन में हम जाते और बड़े अच्छे तरीके से जीत के वापस आ जाते। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम मुश्किल फैसले करके अवाम के पास चले जाएं। हम मुश्किल फैसले करके अवाम के पास बिल्कुल जाएंगे, लेकिन टाइम पे जाएंगे। और वो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब आप मुश्किल फैसले करते हैं शॉर्ट टर्म में
तो उसके बेहतर नताइज मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो हम समझते हैं कि आज अगर हम ये मुश्किल फैसले ना करें, एक तो नागुज़ीर है कि देखिए ना, ये शॉर्ट टर्म फैसले, मिड टर्म कितना टाइम, लॉन्ग टर्म कितना टाइम, जाहिर है इलेक्शन 8-9 महीने साल में तो होने हैं, तो साल में रिजल्ट्स आएंगे, उस एक साल में अवाम का क्या बनेगा, फिर जाहिर है आप एक पॉलिटिकल ऑरा है मुस्लिम लीग नून का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, सियासी साख डिस्टर्ब नहीं होगी, वोट लेने हैं आप लोगों ने। हमारी थिंकिंग ये है कि जब तक हम इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त तक हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे काफी हद तक, और अवाम महसूस भी करेंगे और फिर रियलाइज करेंगे कि ये एक हुकूमत आई थी जिसके पास आसान रास्ते भी थे, जैसे होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉपुलिस्ट फैसले करती हैं, ये वो रास्ता भी था, लेकिन इन्होंने मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए जो मुश्किल फैसले किए उसके नताइज भी आने शुरू हो गए। हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड वो जो एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हम जाना शुरू होते हैं। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड्स किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? पेट्रोल नीचे आ जाएगा, वो तो फिर एक उज़र है ना कि पूरी दुनिया में महंगा, भी हम महंगा लेके कैसे सस्ता दें? क्या फिर बिजली सस्ती हो जाएगी? जो गैस 400% बढ़ाई जा रही है वो सस्ती हो जाएगी? किराए कम हो जाए? क्या होगा? एक तो ये बड़ा एक पाकिस्तान में एक मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा डिबेट होती है अब तो सबको महसूस हो समझ जाना चाहिए, ये कोई इकोनॉमी का कोई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कोई तरीका नहीं है कि अगर आप एक घर भी चलाते हैं तो जितनी आपकी इनकम होती है उसी को देख के आप घर चलाते हैं ना। हाँ। और बेहतरी उसी में होती है। अगर आप घर इनकम आपकी 1 लाख है, खर्चा आप 1.5 लाख का कर रहे हैं तो आप दलदल में फंसते चले जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं 1.5 लाख खर्च करके बेहतरी आएगी, बेहतरी नहीं आएगी, खराबी आएगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे ओ अगर मैं 1 लाख से ही गुजारा करता तो वो ज्यादा आज मैं पुरसुकून होता। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी मुश्किल फैसले का मतलब ये है कि जी आप बेल्ट कसने का फैसला ये है कि आप 1 लाख के अंदर अंदर ही आपने सब कुछ करना है, तो वो फिर जब आपके ऊपर कर्जों का बोझ नहीं पड़ेगा उस रफ्तार से जिस रफ्तार से बढ़ता रहा है, या आपको उस किस्म की फिस्कल डेफिसिट नहीं करनी पड़ेगी जिस किस्म की पिछले 4 साल में रही है, तो फिर लोगों के लिए और बिजनेसमैन भी जब देखते हैं सबसे एसेंशियल चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो तमाम चीजों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और वो उस वक्त इन्वेस्ट करेगा एक बिजनेसमैन। पाकिस्तान में कोई सोशलिस्ट सिस्टम तो है नहीं, पाकिस्तान लार्जली डिपेंड्स ऑन बिजनेसेस to invest in the country and both domestic investors and foreign investors. जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे वैसे तरक्की की शरह बढ़ेगी, लोगों के लिए खुशहाली होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या हाल कर दिया है जुबैर साहब, वो मैं एक आज इस पे अलग टॉपिक तो करी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हर चीज डबल हो गई है, जो घर पिछले साल तक 2-3 करोड़ में चले कंस्ट्रक्शन हो जाते आज वो डबल हो गई है। आप सीमेंट देखें कहाँ चला गया, सरिया कहाँ चला गया, ईंट की कीमत क्या हो गई है। आप जैसे एलीट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आप सर आप आवाम की बात सर मैं मिडिल क्लास से भी, मेरा ताल्लुक भी मिडिल क्लास से, सर फर्क पड़ता है। यकीन करें पेट्रोल जो टैंक पहले 5,000 में 5,500 में फिल होता था आज वो 10,000 में फिल हो रहा है। यकीन करें कमर टूट गई है हम जैसों की। वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। ये जाहिर है आवाम की मुश्किलात जो हैं शॉर्ट टर्म में वो हम महसूस भी करते हैं और वो दर्द भी महसूस करते हैं। मुश्किल फैसले करना हुकूमत में रह के कोई आसान काम नहीं होता, वो एक जाहिर है बड़ा चैलेंज होता है। मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी कि वो अगर आप मुश्किल फैसले आज करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर श्योर गोइंग टुवर्ड्स श्रीलंका टाइप सिचुएशन। क्या हम उस तरफ जाने के लिए तैयार हैं? और फिर हम मुड़ के कहेंगे कम से कम वो हम अगर इस महंगाई को लेके ही अवाम सड़कों पर निकल आते हैं और शोर शराबा और बस वो कहते हैं कि नहीं इस हुकूमत को चलें, देन व्हाट? पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम होता है और जाहिर सी बात होता है कि ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन मुश्किल फैसलों का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है और इस वजह से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर ये समझाना और वो नैरेटिव बयानियां बिल्डअप करना जिसमें लोगों को ये समझाया जाए, एंड आई थिंक ये हमारा काम है। इसके साथ साथ गवर्नेंस करने के साथ साथ कि लोगों के लिए एक उनको आसान तरीके से समझाया जाए
कि जो हम कर रहे हैं ये उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आइंदा आने। लेकिन एक बात बताएं ना, पिछले साल मुझे अच्छी तरह याद है जब पेट्रोलियम लेवी पर 610 अरब का हदफ रखा था तो बड़ी आप लोगों ने तनकीद की थी, बहुत ज्यादा तनकीद की थी। अब आप लोगों ने खुद 750 अरब का जो है ना वो ये टारगेट रख लिया, कैसे पूरा करेंगे? देखिए ना, 610 बिलियन का जब उन्होंने रखा था तो मुझे पहले दिन याद है मैं टेलीविजन पर था और मैंने कहा था कि 610 बिलियन का नहीं होगा। एक अनरियलिस्टिक टारगेट रख के तो कभी भी कोई चीज नहीं होनी, और वो पता नहीं 100 या 125 बिलियन उन्होंने टोटल कलेक्ट किया 610 बिलियन। तो हम ये कह रहे थे कि ये इस हुकूमत की, देखो ना, अब आप एक चीज वही चीज अगर आपकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी और प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस नहीं है तो आप नहीं अचीव कर सकते। हमें अपने ऊपर भरोसा है। तो 750 इट्स इजी, इंशाल्लाह ताला। इजी तो कोई चीज नहीं होती। हाँ। इजी हो तो फिर कोई भी आके हुकूमत कर लेगा। इजी नहीं होती, बड़े चैलेंज होता है, और इसमें जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में है, हमारे हुकूमत के कंट्रोल में, डोमेस्टिक पॉलिसीज का रिजल्ट होंगे। और आज मिफ्ता साहब ने एक मेंटली प्रिपेयर किया है आवाम को कि मजीद पेट्रोल और डीजल महंगा होएगा। ज़ाहिर है 750 अरब जो लेवी की मद में आप लोगों ने टैक्स लगाना है, अब मजीद 25 से 30 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो आम बंदे का क्या हाल होगा जुबैर साहब? ये भी हो सकता है, और इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है। हम दुआ गो हैं कि ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हों, और वो भी आपको पता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, वो कब खत्म होगा, कब माहौल ठीक होगा, कब कमोडिटी प्राइसेस कम हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मजीद बढ़े। तो अगर वो बढ़ेगा तो हमारे पास क्या चॉइस होगी सिवाय इसके कि वो बढ़ाने का। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो हैं, लेकिन और हमें दर्द भी है। तो मुश्किल फैसला अब तो फिर तहरीक इंसाफ ने लिया था ना, कि IMF कह रहा था जी आप 10 रुपए बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने 10 रुपए कम कर दिए। सही मुश्किल फैसला तो उन लोगों ने लिया नहीं, बिल्कुल गलत, बहुत क्रिमिनल ऑफेंस था। और मैं एक चीज बताता हूँ, देखें वो अगर उन्होंने एक वक्त में लिया होता कि 10 रुपए कम कर दिए तो फिर भी समझ आने आती, हालांकि वो भी गलत था। लेकिन उन्होंने फरवरी 28 तारीख को कहा कि अगले 4 महीने में मैं फ्रीज कर रहा हूँ पेट्रोल प्राइसेस, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो उसी वक्त शुरू हुआ था। और कोई ऐसा दुनिया में शख्स ऐसा नहीं था जिसको ये ना पता हो कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और ऊपर जाएंगी और ये बड़ा मुश्किल होगा। अब ये कहते हैं कि हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था अपने बजट में फरवरी 28। भाई आपको कैसे पता था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहाँ जाके, आपको तो नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो जब आपको ये पता ही नहीं था तो आपने फ्रीज कैसे कर दी थी? मुझे आप सिर्फ ये बताएं। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था, ये वो था कि चूंकि उनको महसूस हो गया था कि मेरा वक्त हो गया है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होगा, और इसके नतीजे में मैं चला जाऊंगा और सारी मुश्किलात में छोड़ के जाऊंगा, और इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बड़ी तनकीद हो रही है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि अपोजिशन हुकूमत के बजट पर तनकीद करे, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। लेकिन कितना रियलिस्टिक आपको बजट लगता है? जो टारगेट्स हैं, जो ग्रोथ का रेट इन्होंने दिया है, तहरीक इंसाफ तो बड़ा मजाक उड़ा रही है। इवन कि आज तो इमरान खान साहब ने कह दिया महीने 1.5 महीने तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे, इससे ज़्यादा इनकी सकत नहीं, खुद ही चले जाएंगे। कितना रियलिस्टिक लगता है आपको आवाम के लिए बजट? देखिए, जिस माहौल में ये बजट बनाया गया है वो बड़ा ही चैलेंजिंग माशी माहौल था। यानी कि साबिक हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है, वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा छोड़ के जा रही है, और $10 बिलियन पड़े हैं हमारे स्टेट बैंक के पास, जिसका मतलब ये है 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इम्पोर्ट नहीं है। तो ये बैकग्राउंड है, ये माहौल है, और उसके अंदर ये बजट तश्कील दिया गया है। मैं समझता हूँ बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और अगर गौर से देखा जाए तो इट्स क्वाइट अ बैलेंस बजट, इट्स अ फेयरली बैलेंस बजट इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। आपने 2-3 टारगेट्स का जिक्र किया, अहदाफ का जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो GDP का हदफ रखा गया है 5% का,
वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उसकी वजूहत ये हैं कि इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मईशत का जो पहिया है उसकी रफ्तार स्लो डाउन हो रही है, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5% तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। जो हद रखा और गया पेट्रोलियम लेवी की मद में जो 750 अरब इकट्ठा करना है, पिछले साल 610 अरब जब पीटीआई ने रखा था, बड़ी लेदे हुई थी, बड़ी तनकीद हुई थी, अब वो उनसे भी अचीव नहीं हुआ, ये कैसे अचीव करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आईएमएफ से एग्रीमेंट ओरिजिनल किया गया था वो पीटीआई की हुकूमत के दौरान किया गया। जिस 610 अरब का आपने जिक्र किया, ये पिछले साल जून में शौकत तरीन साहब ने जो बजट दिया था उसमें ये कहा गया था कि हम 610 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, और उस वक्त ये बन रहा था तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर। फिर वहां पे वादा खिलाफी हुई, और उसी का बार बार जो है वो आईएमएफ रिपीट भी करती है कि पुरानी हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे वो वादा खिलाफी हुई। उसके बाद बजट को, उसके बाद आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया। इस दफा की जो फिगर आ रही है वो 750 अरब की आ रही है, और मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में बन जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। ये कहा यह जा रहा है कि ये धीरे धीरे अप्लाई किया जाएगा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो इसका मतलब पेट्रोल तो और बढ़ जाएगा। आज शौकत तरीन साहब ने, उमर अयूब साहब ने, मुजम्मिल असलम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 300 से 310 रुपए हो जाएगी। हम तो बिजली जो है वो 16 रुपए छोड़कर गए थे, अगले महीने के अंदर फी यूनिट भी 40 रुपए का मिलेगा। गैस की कीमतों में 400% इजाफा होगा। लेकिन अगर आप अवामी जहन के मुताबिक सोचें तो इट्स टू मच। एक आम आदमी के लिए इतनी बिजली महंगी के साथ गुजारा करना, महंगी गैस के साथ गुजारा करना, पेट्रोल चले, हर एक के पास गाड़ी नहीं है लेकिन बाइक तो हर एक के पास है, फिर पेट्रोल महंगा होता है तो आपकी हर खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता कि अवाम इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की इस वक्त, और उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहा है आलमी मंडी से और अपने मुल्क के अंदर सस्ता बेच रहा है। देखिए ये मुमकिनात में से नहीं है कि आप महंगा माल खरीदें और सस्ता माल, उसी माल को सस्ता बेच दें, या ये दुकान बंद करने का नुस्खा होता है, ऐसी दुकान नहीं चल सकती। तो पाकिस्तान में ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप महंगा तेल आलमी मंडी से खरीदते जाएं और मुल्क के अंदर उसको सस्ता बेचते जाएं। तो यहाँ पे तो बर्दाश्त जो है वो करना पड़ेगा। जो दो चीजें और जिसका आपने जिक्र किया, बिजली और गैस, उसमें जरा तफरीक कर लें। बिजली तकरीबन 350-400 अरब रुपए की इस मुल्क में चोरी हो जाती है। वापदा जो 100 रुपए का बिल भेजता है उसकी वसूली सिर्फ 90 रुपए की होती है। तो उन सब का बोझ जो है वो आपके और मेरे ऊपर पड़ता है। ना तो पिछली हुकूमत ने कुछ इकदाम उठाए कि चोरी को किस तरह कम किया जाए, वसूली को किस तरह बढ़ाया जाए, और ना ही ये हुकूमत को ये इकदाम उठा रही। अगर इकदाम नहीं उठाएंगे चोरी के खिलाफ तो फिर आपको नजर आएगा कि आपको 7 से 8 रुपए फी यूनिट का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसका कोई डायरेक्ट रिश्ता जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में बिजली पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है। इसी तरह गैस का जो मामला है, लगभग 126 बिलियन क्यूबिक फुट जो है वो सालाना गैस इस मुल्क में या लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है। और अगर उसके ऊपर आप कोई अमाउंट लगाना चाहें तो वो तकरीबन $4 बिलियन की गैस बन जाती है जो या चोरी हो रही है या लीक हो रही है। उसके ऊपर भी हुकूमत, ना ये हुकूमत और ना इससे पहली वाली हुकूमत ने कोई कदम उठाया। तो पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन बिजली की कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं वो हुकूमत की अपनी नाअहली के नतीजे में है। जो गैस की कीमतें बढ़ती हैं वो भी हुकूमत की अपनी नाअहली के नतीजे में। सही। तो बजट डेफिसिट जो है, बजट खसारा 4.2 ट्रिलियन, ये कैसे पूरा करेंगे? देखिए हमारी एक तारीख रही है, पिछले 25 साल से मैं बजट जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हर साल हम जो अहदाफ रखते हैं, जो टारगेट्स रखते हैं, वो बहुत सारे उसमें से ऐसे होते हैं जो अचीवेबल नहीं होते। हम आमदन हमेशा ज्यादा दिखाते हैं, इखराजात कम दिखाते हैं, और चंद ही महीनों में पहले क्वार्टर के अंदर हमें ये नजर आने लगता है कि जो हमने हदफ आमदन का रखा था वो पूरा नहीं हो पा रहा, जो हदफ हमने खर्चों का रखा था वो ज्यादा हो रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में आप देखती हैं कि मिनी बजट सामने आते हैं। इस दफा मैं समझता हूँ कि जो 7,000 अरब का हदफ रखा गया है रेवेन्यू के हवाले से, वो मुमकिनात में से है।
क्योंकि इस साल हम तकरीबन 6,000 अरब पे पहुंच गए हैं और अगर 15% इजाफा करना साल भर के अंदर कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जो खसारे का इन्होंने हद रखा है वो मेरा ख्याल है कि बहुत लो है, वो IMF को दिखाने के लिए है। और आप देखिए, अच्छा, IMF इसको एक्सेप्ट करेगा कि अगले साल 5% ग्रोथ होगी, 750 अरब की लेवी टैक्स की मद में आपने इकट्ठे करने हैं, ये IMF के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये बजट? मेरा ख्याल है कि एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसपे शायद IMF से कुछ मजीद मुज़ाकरात करने पड़े। बाकी चीजें हैं वो तय पा चुकी हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और IMF का और पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है वो मुमकिनात में से है कि बिफोर द एंड ऑफ द मंथ उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाए। जो एक एलिमेंट है वो पर्सनल इनकम टैक्स का आता है, इस हुकूमत ने जो पर्सनल इनकम टैक्स में तकरीबन 45 अरब रुपए की छूट दे दी है इस बजट के नतीजे में, वो शायद IMF को एक्सेप्टेबल ना हो और उसके ऊपर शायद IMF कोई बात करना चाहे। लेकिन जो पॉजिटिविटी नजर आती है कि बजट गुजर गया है, 15 या 16 तारीख को FATF का सेशन सामने आ रहा है और मेरी मालूमात ये है कि तकरीबन 90 से 95% जो शराइत रखी गई थी FATF ने वो हमने पूरी कर दी हैं। तो लगता ऐसे है कि ग्रे लिस्ट से हमें निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर वक्त आ जाएगा IMF के स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट, मेरा ख्याल है कि वो भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो जो दोस्त ममालिक की तरफ से जो इमदादी पैकेज हैं वो नजर आने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशूद फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्क की चंद बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से रियल इस्टेट को इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में ही की जा रही है और रियल इस्टेट से ही कंस्ट्रक्शन का शोबा मुंसलिक है। पाकिस्तान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करोड़ों लोग इस सनत से वाबस्ता हैं, मजदूर से लेकर सीमेंट फैक्ट्रियों तक और लकड़ी टाइल से लेकर प्लॉटों की खरीदो फरोख्त तक बहुत से शोबे इस पहिए को चला रहे हैं। विफाकी बजट में जहां कई चीज़ों पर टैक्स में इजाफा किया गया है, वहां प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोगों को भी नहीं छोड़ा गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कल बजट पेश करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले किराए से होने वाली जो आमदनी है उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। मगर मसलन अगर आप लोगों ने का कोई घर है उसको किराए पर दिया हुआ है तो उस पर भी अब टैक्स लगा दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि साहिब हैसियत अफराद की दौलत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है कि एक तरफ इससे गैर पैदावारी असासे जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले अफराद के लिए ज़ाती घर बनाने का जो ख्वाब है ये पूरा नहीं हो पाता। कीमतें बढ़ने से ज़ाहिर है ये अधूरा रह जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश करते हुए वाज़े किया है कि कोई भी शख्स जिसकी एक से ज़ायद गैर मनकूला जायदाद पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इस पर फेयर मार्केट वैल्यू की बराबर फ़र्जी आमदन या किराया तस्वुर करके इस पर टैक्स लिया जाएगा। ताहम किसी भी शख्स का एक ज़ाती रिहायशी घर जो है उसको टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। बजट में वज़ीर ख़जाना ने गैर मनकूला जायदाद के कैपिटल गेन पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू करने की तजवीज़ दी है, जो हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल के होल्डिंग पीरियड की सूरत में 0 हो जाएगी। यानी अगर किसी शख्स के पास एक प्रॉपर्टी 1 साल तक रहेगी तो वो उस पर 15% का टैक्स अदा करेगा, जबकि 6 साल के बाद उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। यही नहीं बल्कि टैक्स फाइलर से प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स, जबकि नॉन फाइलर से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर 5% टैक्स लिया जाएगा। अगर कैपिटल गेन टैक्स और सेल्स टैक्स की शरह इसी तरह से बढ़ा दी गई और प्रॉपर्टी के होल्डिंग पीरियड यानी प्रॉपर्टी खरीद कर अपने पास रखने पर भी हुकूमत भारी टैक्सेस लेगी, तो इससे न सिर्फ रियल इस्टेट बिजनेस के इन्वेस्टर्स इससे मुतासिर होंगे बल्कि अपने ख़ानदानी और मौरूसी जायदादें रखने वाले भी ज़ायरे से बहुत मुतासिर होंगे। क्या ये इक़दामात पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले रियल इस्टेट्स के बिज़नेस की हौसला शिकनी का सबब बनेंगे? मैं बात करूँगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन साबिक चेयरमैन आबाद फ़याज़ इलियास साहब।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका। फयाज साहब, कल से शोर मचा हुआ है कि रियल इस्टेट को हुकूमत ने दबा के रख दिया है, हर चीज़ पर टैक्स, इजाफी टैक्स। रियल इस्टेट पर जब टैक्स लगाए गए हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आप अपने पास रख रहे हैं तो उसकी फर्जी वैल्यू करवा के और उस पर भी टैक्स होगा। आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है उस पर भी टैक्स होगा। कितना असर पड़ेगा इससे इस बिजनेस पर? थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, जैसे कि आपने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान में जो है रियल एस्टेट सेक्टर पे ये टैक्सेस या रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट होता है किसी भी मुल्क की जीडीपी में, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है आपके रेवेन्यू रिकवरीज में। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज्यादा वैल्यूज दी जाती हैं। रीजन बीइंग कि हर आदमी, हर जो एक फैमिली है उसको घर तो चाहिए, और उस घर की जो डिमांड है हर आने वाले वक्त में आपकी बढ़ती चली जा रही है। कल के बजट से हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजाय पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तो इस सेक्टर को और मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए और इस वक्त उसको बूस्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो इन फेवर हो रियल एस्टेट, ताकि ये अगर काम चलेगा, इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम होता है तो मुंसलिक 70 इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी उसी तरीके से उसका भी पहिया चलता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम देखते हैं कि इस सेक्टर को माजी में भी जो है बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। पिछली गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि बड़े इसमें हमें इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया। इस सूरत में आपको लगता है कि लोग डरेंगे इन्वेस्टमेंट करते हुए? पहले तो जाहिर है अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लॉट खरीदा है, तो ये सोच के खरीदा है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें जाहिर है प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट का सोचे या वो जो टैक्स लगाया गया है वो टैक्स देगा इस पे? देखिए, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अलावा आपकी जाती घर की जरूरत भी होती है। आज आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, एक इन्वेस्टमेंट है या अपने जाती घर लेने के लिए आप 3 साल 4 साल एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में लगते हैं। आज आपने उस 10% जो है कैपिटल गेन टैक्स के उसको बढ़ा के आपने जो है 15% कर दिया, और साथ साथ आपने इसकी मुद्दत भी बढ़ा दी। तो मुझे बताएं कौन इन्वेस्टर चाहेगा कि हम इतनी बड़ी हैवी जो है कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में हम प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो जाती घर लेने के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। साथ साथ जो आपने जो ट्रांसफर चार्जेस जो है इसमें विद होल्डिंग जो है उस पे भी आपने 100% ड्यूटीज बढ़ा दी। रीवैल्यूएशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं प्रॉपर्टी की पूरे पाकिस्तान में थ्रू FBR, और ये 100% देखिए ये तो वो मामला तो सारे हैं कि जो इस इंडस्ट्री को डिस्करेज करने वाली बात है। हम तो एज अ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर ये चाहते नहीं, आप देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े जो और दूसरे शोबे हैं, सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, बजरी, इस पर आप देखिए प्राइसेस डबल हो गई हैं। एक आम आदमी के लिए घर बनाने ख्वाब हो गया है। सीमेंट की बोरी आज देख के होश उड़ गए, 1200 रुपए की हो गई है। जी, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में भी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है पिछले साल सवा साल में इतने हायर लेवल पे पहुंच गई है कि आप एक आम आदमी तो है जो गरीब जिसकी जो जरूरत है घर, उसका ख्वाब तो आज पूरा नहीं हो सकता। आज जो आपका मिडिल क्लास है उसके लिए भी घर लेना जो है वो समझने नामुमकिन जैसी सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। पिछले तकरीबन 50% जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई। अब इन सारी ड्यूटीज के साथ ये कॉस्ट और प्राइसेस और मजीद बढ़ेंगी। सरिया जो है आपका पिछले 1-1.25 साल में तकरीबन 1,05,000 से 2.25 लाख के पर टन की कॉस्ट में आ गया। सीमेंट बढ़ के तकरीबन 550 से आज तक तकरीबन 850-900 की प्राइसेस पे पहुंच गया। तो आप बताएं कि इस वक्त तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतने मसाइल फेस कर रही है कि जहां सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है, और उसको अब मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे माजी में स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिए गए, इसके अलावा फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से बहुत सारे जो है आपने एमनेस्टी वगैरह दी इसमें। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में भी इस मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसमें रिलीफ देगी, बजाय इसमें उल्टा आपने और हिट दे दिया इस इंडस्ट्री के ऊपर कि हमें तो हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री को रिलीफ दिया था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़ी मराहत दी थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। जी बिल्कुल, उसकी वजूहत ये है कि देखिए ये इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 70 से ज्यादा वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका पहिया चलता है, जहां से एक बहुत बड़ा आपको गवर्नमेंट को, फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ साथ लोगों की जॉब्स जो है वहां पे जब आप इनकी इंडस्ट्री चलनी है तो उसमें जॉब्स भी मिलेंगी। तो इस वक्त बड़ा डिस्करेजिंग है ये जो सिचुएशन है इन द बजट, जो स्पेशली खासतौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से,
मैं समझता हूं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, इनको इसको दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए। और आप तो आप लोग इस पर कोई बात करना चाहेंगे? कोई आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत से मिलकर बैठकर इस पर बात की जाए, और जो ज़्यादा इजाफी टैक्सेस आप लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत को वापस लेने चाहिए, ज़ाहिर है इस पर तो आप लोग चाहेंगे कि हुकूमत से मिलकर बैठें, बात करें, डायलॉग्स हों, और अगर हुकूमत नहीं सुनती तो क्या करेंगे आप लोग? देखें, अगर इसमें डायलॉग जरूर होना चाहिए, और इस सिलसिले में ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की तरफ से हमने बजट प्रपोजल भी इनको भेजे थे, और उसमें हमने कहा था कि इसको भी बजट का पार्ट बनाया जाए, जिसमें कुछ रिलीफ्स हैं कि जो इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। हमें इस बात की जरूरत है, और खासतौर पे ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है सो मौजूदा गवर्नमेंट के, उनको हमारे साथ बैठना चाहिए और इन इश्यूज के ऊपर इनको डिस्कस करना चाहिए कि रियल ग्राउंड स्टोरीज क्या है, फैक्ट्स क्या है, उस बेसिस के ऊपर चीजें जो है काम होना चाहिए, ना कि आपकी जो जरूरियात है उस तबके के लिए जिसको घर चाहिए उसकी जरूरियात ही पूरी ना कर सके, और वो अपनी जिंदगी अपने घर का ख्वाब लेके ही जो है इस दुनिया से ना चला जाए, उसके लिए जरूरी है। साथ साथ इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इस सेक्टर में रिलीफ मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन साबिक चेयरमैन आबाद फयाज इलाज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।